आप हथियार लेके ट्रैक्टर लेके घुस जाते हो, तलवार चलाते हो दिल्ली के लाल किले के पास, तो आप किस टाइप के किसान हो? कुछ फार्मर्स के इशू हैं वाकई में जो रिजॉल्व नहीं किए गए हैं, ध्यान नहीं दिए गए हैं। नमस्कार, ओपिनियन भारत में आप सबका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ नेहा राय। आज मैं मौजूद हूं नोएडा के सेक्टर 18 में। आपको बता दूं, देश भर में अभी एक ही मुद्दा सबसे ज्यादा जोरों शोरों से चल रहा है, वो है किसान आंदोलन। किसान आंदोलन को लेके दिल्ली के बॉर्डर को चारों तरफ से सील कर दिया गया है। दोनों तरफ से, उधर से हम बोले तो किसान एक तरफ से बताया जा रहा है कि पथराव भी कर रहा है, तो दूसरी तरफ से पुलिस भी बैरिकेड से लेके दीवारें जोड़ के तरह तरह से किसान को रोकने की कोशिश कर रही है। किसान की अपनी मांग है, उनकी गारंटी को लेके जिस तरह से बोला गया, 2 साल हो गए, अभी तक सरकार की तरफ से उस पे किसी भी तरह की कोई कार्रवाई नहीं की गई है। लेकिन सरकार की अपनी जिद है। इसी में सत्ता पार्टी कह रही है कि सरकार, ये विपक्ष का एक साजिश है, वो किसान नहीं है। तरह तरह की बातें हो रही है, लेकिन हम आम जनता से जानते हैं कि आखिर लोगों की क्या है राय, लोग क्या सोचते हैं, आखिर ये क्यों हो रहा है। सर, आपका नाम? प्रशांत नाम है मेरा। कहाँ के रहने वाले? दिल्ली से ही हूँ। अच्छा सर, आपको क्या लगता है किसान आंदोलन को लेके, जिस तरह से फिर से एक बार काफी जोरों शोरों से किसान आंदोलन शुरू हो रहा है, तो आंदोलन के पीछे का क्या है सबसे बड़ा वजह, आपको क्या लगता है? देखिए, वजह तो आप सभी को पता है, क्योंकि चुनाव आने वाले हैं, लोकसभा चुनाव आने वाले हैं। विपक्षवाद कोई मुद्दा नहीं है, तो मुद्दे बनाए जाएंगे। अभी तो और भी धीरे धीरे बनावटी मुद्दे आएंगे धीरे धीरे, जो कि लोगों को बरगलाने के लिए कुछ ना कुछ करने के लिए करना पड़ेगा विपक्षवाद। जिस तरह से विपक्ष की जो हालत है अभी इस टाइम पे प्रेजेंट में, वो बहुत दयनीय स्थिति में है। अब देखिए कि इंदिरा जी की बार राजीव गांधी जब जीते थे उस सांत्वना लहर में, उसी तरह का हाल इस बार होने वाला है। तो मुद्दा नहीं है किसान आंदोलनों का, वो बनाया जा रहा है मुद्दा, एक तरह बनावटी मुद्दा है। किसान की मांग भी तो है अपनी, उसको आप कैसे बोल सकते हैं बनाओ? मांगे जायज हैं, मांगे को लेके सरकार ने काम किया है, लेकिन आप हर मांग को पूरी नहीं कर सकता गवर्नमेंट। जो आप अब वैसे मैं कोई मांगने लगूँ कि मुझे गवर्नमेंट जॉब दे दो या मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ, तो मांग जायज नहीं होती है। जायज हक सबको मिलता है, लेकिन इस तरह से हर किस कर्जा माफ कर दो, वो नहीं हो सकता ना। हर किसी का कर्जा माफ नहीं हो सकता ना उस तरह से। लेकिन आप किसान को एक दूसरे बॉर्डर से क्रॉस करने से नहीं रोक सकते ना। अगर किसान अपनी मांग के लिए उनकी बातें सुने, कुछ ना कुछ सॉल्यूशन निकाले। रोक सकते हैं, अगर लॉ एंड ऑर्डर की प्रॉब्लम होगी तो रोका जा सकता है, ठीक है। क्योंकि लास्ट टाइम पे भी जब किसान दिल्ली में एंटर किए थे, बहुत वायलेंस हुआ था। लाल किले पे आपने खालिस्तान का झंडा फहरा दिया था। खालिस्तान बोलो या फिर जो भी खालसा का है, व्हाटएवर, आपने वो करा। दिल्ली की सड़कें जाम हुई, दिल्ली में और भी चीज़ें हो रही हैं, है ना। तो आप अगर आम लोगों को प्रभावित करके चाहते हैं कि सरकार आपकी बातें मान ले, तो ये तो इम्पॉसिबल है सर। आपको सबका ध्यान रखना पड़ेगा, लॉ एंड ऑर्डर का, पब्लिक का। क्योंकि आसपास जो लोग जॉब कर रहे हैं या फिर जो सर्विस में है, सीआरपीएफ हो, चाहे फिर जो भी ड्यूटी पे पुलिस वाले तैनात हो, वो भी किसान के तो बेटे होंगे ना। मैं खुद भी किसान का बेटा हूँ, लेकिन मैं तो नहीं पत्थर फेंक रहा हूँ। आप जिस पे पत्थर फेंक रहे हो, वो आप ही की सुरक्षा के लिए खड़े हैं। तो आपको लगता है कि उनकी जो मांग है वो गलत है? पूरी तरह से नहीं, लेकिन हाँ, काफ़ी हद तक गलत है। परसों भी चंडीगढ़ में 12 तारीख को जब उनकी बैठक हुई थी मिनिस्टर्स के साथ, किसान नेताओं की, ठीक है, तो वो भी मीटिंग असफल रही, क्योंकि उनकी बस एक ही मांग है कि मुझे एमएसपी पे गारंटी चाहिए। आप थोड़ा समय दो, एक प्रोसेस होता है ना हर चीज़ का, कि एक ही दिन में सब कुछ नहीं होता ना। पहले एक बात करो, एक मीटिंग हुई, 2 मीटिंग हुई, आप हर बात पे मीटिंग हुई ना, इतने टाइम तक एक बार आंदोलन रुका, इतने टाइम से अब तक कुछ नहीं हुआ, और अब गवर्नमेंट खत्म होने वाली है, लोकसभा का चुनाव है, तो कहीं ना कहीं किसान को भी तो है कि सरकार एक बार से फिर से इलेक्शन होगा, पता नहीं सत्ता पलट जाए, तो किसान के अंदर ये भी तो डर हो सरकार से मांग लेना, क्या दिक्कत है? अगर ये सरकार तुम्हारी नहीं सुनती तो अगली सरकार से मांग लेना। लेकिन इस सरकार में इतनी, उन्होंने एक बार लड़ाई लड़ी और किसान सरकार हमारी एक बार उन्होंने लोगों को डराने का काम किया, दिल्ली एनसीआर के लोगों को। आप हथियार लेके ट्रैक्टर लेके घुस जाते हो, तलवार चलाते हो दिल्ली के लाल किले के पास, तो आप किस टाइप के किसान हो? किसानों के पास जी वैगन नहीं होता, मर्सिडीज का 4 करोड़ की गाड़ी होती। वो किसान है ना जो महाराष्ट्र में मर जाते हैं प्याज की खेती में, जिनके पास कर्ज देने को, बैंक को पे करने को पैसे नहीं है, वो भी तो किसान है। वो भी नहीं सकता बड़े लेवल पे किसान बहुत ज्यादा खेती कर रहे हैं, बहुत मेहनत कर रहे हैं। बड़े लेवल पे ठेकेदार होते हैं, किसान ऐसा काम कभी नहीं करता है। हमारे यहाँ आइए, आपको यूपी की आबादी पता है ना, 25 करोड़ है। 25 करोड़ आबादी है यूपी की, हमारे यहाँ भी किसान होते हैं। हम तो कभी नहीं वहाँ पे गाड़ी लेके आए। हमारा प्रोटेस्ट करने का एक तरीका होता है कि हमने अपनी मांग डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के सामने रख दी। जिले में डीएम होता है ना, अपनी शिकायत डीएम से करेंगे, सीधे प्रधानमंत्री के पास चले जाएंगे। तो मैंने प्रोसेस होता है कि आप एक प्रोसेस को फॉलो करिए, बट उसमें भी ट्राई करें कि हमेशा हर बात पे मैं 500 ट्रैक्टर लेके आ रहा हूँ, 1000 ट्रैक्टर लेके आ रहा हूँ,
और पीएम मोदी के आवास के बाहर 7 आरसीआर के बाहर में प्रोटेस्ट करूंगा, ये अच्छा वे नहीं होता है। अच्छा, लेकिन उस बार जब आंदोलन हुआ तो सरकार ने उनकी बात सुनी, बैठ के सरकार के साथ मीटिंग हुई, कुछ ना कुछ एक सॉल्यूशन निकला, लेकिन उस सॉल्यूशन पे काम नहीं हुआ। अभी 2 सालों में जो हुआ उस सॉल्यूशन पे कुछ काम नहीं हुआ। उनका तो कहना यही है ना कि हमारी बात सुनी नहीं गई, इसलिए मुझे फिर से हमें करना पड़ रहा है। तो कहाँ से गलत है? उनकी पहले डिमांड थी कि जो फार्मर्स लॉ लाया गया उन्हें वापस लिया जाए, वो वापस लिया गया, ठीक है, उसे रिवोक कर दिया गया। और भी जो मांगे उससे मैंने वही कहना चाहता हूँ कि एक प्रोसेस को फॉलो करिए। आप हर बात पे एग्रेसिव हो जाएंगे तो फिर बड़ी अच्छी बात नहीं है ना। आप किसान हैं, आप 60% आबादी आपकी है, लेकिन उन्हें ये सोचना चाहिए किसान सिर्फ पंजाब में नहीं है, ऑल ओवर इंडिया। अगर यही चीज़ आपको लगता है कि नहीं ये दिक्कत है तो और स्टेट को भी लोग भी लगना चाहिए था ना। उनको क्यों नहीं लग रहा है ये चीज़? सिर्फ पंजाब के जो 3 करोड़ किसान हैं उन्हीं को लग रहा है क्या कि नहीं नहीं भैया ये तो बहुत दिक्कत हो गया? कर्नाटक किसान नहीं आया, महाराष्ट्र के जो किसान सुसाइड कर रहा वो नहीं आया, यूपी के किसान नहीं आया, बिहार के नहीं आया, झारखंड के नहीं आया, कोलकाता के नहीं आया, और भी तो जगह है ना। सिर्फ पंजाबी है जो सबसे फ्लरिश हो रहा है कि अरे भैया हम ही सब देंगे। सबसे ज्यादा किसान वहीं पे है ना। कौन बोला? 25 करोड़ आबादी यूपी की है मैडम, तो आप समझ लीजिए कितने वहाँ पे किसान होंगे। सबसे ज़्यादा किसान पंजाब में नहीं है। पंजाब में उड़ता पंजाब बना देंगे लोग यहाँ पे, ऐसा कुछ नहीं है। क्या लगता है एक बार फिर से गवर्नमेंट हमारी वापस होगी 2024 में? क्या लगता है सत्ता फिर से किसके हाथ आएगा? देखो मोदी जी ने खुद ही बोल दिया आपकी बार 400 पार, अब भगवान जाने कौन रोक पाएगा उनको। राहुल गांधी की तो बस की ना है। क्या लगता है मतलब मोदी की गारंटी 400 पार वाली पूरी हम होगी? खुद दे देंगे, क्या बात करती है मैडम? हम लोग खुद जिताएंगे मोदी को। ये देखो डेवलपमेंट तो बहुत हुआ इस गवर्नमेंट में। इधर पुरानी सरकार की तुलना में अगर इस सरकार से कंपेयर करोगे तो आप हर सेक्टर में आपको प्रोग्रेस मिलेगा, ठीक है, अच्छा काम मिलेगा। और दूसरी बात ना, अगर मुझे ये कहा जाए कि मुझे चूज़ करना है मोदी के अगेंस्ट कोई और, मुझे नहीं लगता कि तुम भी राहुल गांधी को चूज़ करोगी। एटलीस्ट तुम तो नहीं करोगी। अगर पढ़े लिखे जिसे ये नहीं पता कि 50 और 15 75 होता है 65, उसे तो मैं गधे को चूज़ नहीं करने वाला। तुम इतनी बड़ी यूनिवर्सिटी से तो पढ़ क्या के आए करें? हैं हम, कहाँ छोटे लोग तो कैसे? छोटे लोग चाय वाला था जिसको तुम चाय वाला, हत्यारा, मास मर्डर, किलर बोल रहे थे। कह तो रहे हैं कि बिना पढ़े लिखे को दे दोगे देश तो ऐसे ही होगा। 2 टाइप का नॉलेज होता है, एक होता है किताबी ज्ञान, एक होता है सोशल नॉलेज। मोदी के पास सोशल नॉलेज बहुत अच्छा है, ठीक है। अब उसका बाप रईस, उसकी अम्मा रईस, उसके परदादा रईस, मतलब पूरे खानदान को देखो तो लेगेसी रही है। नेहरू के बाद इंदिरा गांधी, राजीव गांधी और संजय गांधी, उसके बाद जो आए सब खराब आए। आप अभी ये बोल रहे हैं प्रधानमंत्री बनाने का सपना राहुल गांधी को छोड़ देना चाहिए। कोई नया कैंडिडेट लाओ यार। कांग्रेस में बस वही कुछ कौन दिखता है? कांग्रेस में कोई नहीं है और करंट। कोई अपोजिशन में, पूरे अपोजिशन में कोई दिखता है आपको? उन्हें कुछ लोगों को हायर करना पड़ेगा। कहाँ से लाया जाए? एक ला सकते हैं साउथ से, कुप्पू स्वामी के अन्नामलाई, अच्छा लगता है मुझे। हाँ तो मैंने वही कहा ना, हायर करना पड़ेगा। और दूसरा उद्धव बाला साहब ठाकरे को वापस जीवित करना पड़ेगा, जो भाजपा को अकेले हरा सकते हैं। ऐसी चीजें बोल रहा हूँ जो शायद आप करवा पाए राहुल गांधी से। वो कुछ भी कर सकता है, पागल आदमी। अच्छा, अभी हमारे प्रधानमंत्री यूएई में पहुंचे, वहां पे हमारे मंदिर के उद्घाटन के लिए उनको निमंत्रण किया गया है, उस पे आप क्या कहते हैं? हाँ तो अच्छी बात है ना। मुस्लिम देश में आप दुनिया भर के मुस्लिम देश उठा लो, या तो वो दूसरों को मारेंगे या तो खुद में ही मरेंगे। एक समय था जब यूएई के लोग, अरब के लोग जब इंडिया में व्यापार करते थे 7वीं शताब्दी के आसपास, तो पहला मंदिर उन्हें दक्षिण भारत के एक राजा ने बनवा के दिया था। आज पहला हिंदू मंदिर वहाँ बनाया, मस्जिद बना के दिया था ताकि वो नमाज पढ़ सके व्यापारी लोग। आज पहला मंदिर वहाँ बन गया, तो आपको अच्छा ही लग रहा है? अभी ज्ञान वापी पे भी हमारे यहाँ मंदिर मस्जिद पे यहाँ भी लड़ाई चल रही है। ज्ञानवापी संस्कृत का शब्द है। एक देश में नाम दिखा दो जिसका नाम ज्ञानवापी या कोई संस्कृत जैसे शब्द से लिया गया हो मस्जिद का, एक भी नहीं मिलेगा आपको। ज्ञानवापी, आप जब कभी काशी विश्वनाथ मंदिर जाएंगे तो जो उसका पश्चिमी दीवार है उस पे आपको जो मंदिर का वो है ना, क्या बोलते हैं, आर्किटेक्चर, वही दिखेगा, फॉर्मेशन। मस्जिद का जो आर्किटेक्चर वो नहीं दिखता है। पिलर दिखेगा, उस पर फॉर्मेशन दिखेंगे, देवी देवताओं की मूर्तियाँ दिखेंगी। आप एक बार हो गया, आपको जाना चाहिए, बगैर के आपको पता नहीं चलेगा। क्योंकि उसका पश्चिमी दीवार साफ लग रहा है कि नीचे की बिल्डिंग कुछ अलग है, ऊपर की बिल्डिंग कुछ और है। तो आप क्या कहना चाहते हैं कि मुस्लिम पक्ष को आराम से दे देना चाहिए? इज्जत से दे देंगे तो अच्छा, वरना जो राम मंदिर वाला हाल हुआ था शायद वही हो जाए, भगवान जाने, क्या पता ले ले बाय हुक और बाय क्रुक। हालांकि उसे बाय क्रुक करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, क्योंकि दीवारें जो ज्ञानवापी की खुद ही चिल्ला रही हैं। लग रहा है मुस्लिम पक्ष आसानी से दे देने वाले हैं। इस्लाम का इतिहास मैंने बहुत अच्छे से पढ़ा, इस्लाम नहीं मानता, उससे मनाना पड़ता है। वो प्रशासन मनाए, लोग मनाए, चाहे जो भी मनाए, वो नहीं मानेंगे, उन्हें रोने की आदत है।
चाहते हैं आप पे फिर से एकदम सर क्या लग रहा है आपको अभी जो किसान आंदोलन जिस तरह से चल रहा है इसको आप कैसे देख रहे हैं? मैम ये भी एक तरीके का राइट है, कोई अपना एजिटेशन और अपना इशू को लेके हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में दिया है कि कोई अपना राइटफुल ऑर्डर में प्रोटेस्ट कर सकता है विदाउट न्यूसेंस पब्लिक कन्वीनियंस को अफेक्ट किए हुए। आप कर सकते हो जब तक के लिए कोई बड़ा मतलब उसमें आप कुछ ऐसा ना करो जो इलीगल वहाँ पे हो। पथराव भी हो रहा है। मैम जहाँ गैदरिंग हो जाएगी मासेस में और वहाँ पे लोगों का टेम्पर आप कंट्रोलेबल होता नहीं है ना, विदाउट द गाइडेंस ऑफ पुलिस फोर्स और सम एक्शंस, है ना। तो इन बातों का एडमिनिस्ट्रेशन को ध्यान रखना चाहिए। पब्लिक जो जिनको प्रॉब्लम है वो अपना प्रॉब्लम अपने तरीके से अराइज करने का उनका राइट है। तो गवर्नमेंट को क्या करना चाहिए आपके हिसाब से? गवर्नमेंट को मैम उनकी बातें सुनना चाहिए। गवर्नमेंट का काम ही है कि वो हर एस्पेक्ट में उठ रही आवाज़ को वो मतलब वो तवज्जो दें, उनको एहसास दिलाएं कि नहीं वो भी हमारे एक समाज का हिस्सा है, वो एक पार्ट है। उनको उनके लिए जो जो भी राइटफुल हो सकता है, क्योंकि वो फार्मर जैसा किसान और एक तबका है जो काफ़ी सेंसेशनल है, हम सबके दिलों को छूता है वो चीज़, है ना। तो उस चीज़ का ध्यान रखना चाहिए कि जो एग्रीकल्चर सेक्टर में अपना एफर्ट दे रहे हैं, संघर्ष कर रहे हैं और उनकी कुछ प्रॉब्लम है और जिसमें हमारे डेमोक्रेसी में उनका भी एक बहुत बड़ा पोर्शन है, इकोनॉमी में पार्ट है, पार्टिसिपेशन है, तो उनको तो हमें देना ही चाहिए। और कॉरपोरेट्स को हम इतना आज तवज्जो देते हैं, 21st सेंचुरी में हैं हम लोग, तो फार्मर्स भी इक्वली मुझे लगता है कि रिस्पॉन्सिबल है इकोनॉमी के लिए। तो उन लोग को भी आप जो भी आप उनके लिए अच्छा कर सकें बेस्ट और उतने कम समय में उनको देना चाहिए। एक बार तो समझौता हुआ था ना? यस मैम, समझौता तो देखिए होता रहता है, पर अलग अलग चेहरे लेके और अलग अलग मुद्दे लेके लोग आएंगे ही। आपको बार बार उनको समझना होगा और गवर्नमेंट आपको का लगता है इस तरह से आना सही है? मैम और कोई मुझे लगता है कि सुझाव देने का तरीका भी नहीं है। प्रोटेस्ट डेमोक्रेसी का बहुत ब्यूटीफुल एक समझ सकते हैं आप कि एक हमारी डाइवर्सिटी का एक पार्ट है ना। इस देश में बहुत सारे जो रिवॉल्यूशन हुए हैं, आंदोलन हुआ, प्रोटेस्ट के थ्रू हुए हैं, फिर मास रिवॉल्यूशन उससे होता है। तो इसको हम लोग नेगेटिव तो बिल्कुल नहीं लेना चाहिए। बस हाँ, इसमें एडमिनिस्ट्रेशन को ध्यान रखना चाहिए कि उनके गाइडेंस में या उनके सिक्योरिटी में सारी चीज़ें हों। क्या लगता है इससे 2024 के अभी लोकसभा चुनाव पे इसका कुछ असर हो सकता है? मैम असर तो देखिए हो सकता है कि कुछ मतलब हो सकते हैं कि डेविएट हों, कुछ फार्मर्स के इशू हैं वाकई में जो रिजॉल्व नहीं किए गए हैं, ध्यान नहीं दिए गए हैं। कॉरपोरेट्स के लिए तो बहुत सारे हमारे लिए मतलब उनके लिए काफ़ी कार्य किए गए हैं, पर पॉलिसीज उनके अकॉर्डिंग होती हैं। बहुत इसके लिए नेगेटिव इम्पैक्ट हो सकता है या पॉजिटिव होगा गवर्नमेंट के? नेगेटिव ऑब्वियसली गवर्नमेंट के लिए हो सकता है, बट इस कारण से नहीं होगा क्योंकि ऑपोजिशन स्ट्रांग नहीं हो नहीं पाएगा, क्योंकि ऑप्शंस नहीं है। बेटर ऑप्शंस अगर दिखता है तो लोग वहाँ जाते हैं। यहाँ कंपैरेटिवली कोई नहीं है, यहाँ पे सिर्फ एक ही दिख रहा है कि इंसान की यहाँ यही है, कोई ऑप्शंस में बेटर है ही नहीं। तो अल्टीमेटली हम जिसके लिए एजिटेट कर रहे हैं और प्रोटेस्ट कर रहे हैं, पर अल्टीमेटली हमको उनको ही चुनना पड़ेगा, क्योंकि एक स्ट्रॉन्ग फेस हमारे पास नहीं है। इसके लिए हम स्कैरसिटी में है। मतलब आप भी मानते हैं कि 2024 में मोदी? बिल्कुल, मोदी जी तो आएंगे ही, वो तो कार्य है उनका। बहुत डाइवर्सिफाइड कल्चर से काम कर रहे हैं वो, उनके एक एस्पेक्ट में काम नहीं चल रहे, पैरेलली बहुत सारी चीज़ों में अच्छा डेवलपमेंट और एक अच्छी लीडरशिप के साथ आगे बढ़ रहे हैं। उनके 400 पार वाली संसद की गारंटी को आप कैसे देखते हैं? जी, मुझे ये अयोध्या मंदिर और इसके कंप्लीशन 300 आर्टिकल 370 को हटाने के बाद मुझे बहुत स्ट्रॉन्ग ऐसा फीलिंग्स है मेरे अंदर भी। हालांकि बहुत सारे एस्पेक्ट को हम लोग समझ रहे हैं और बिलीफ्स हमारा जिस तरीके से काम करता है, बिलीफ सिस्टम जो सोशली बिलीफ सिस्टम जो काम करते हैं, उन सब पे उन्होंने काम किया हुआ है, उन सब के प्रति एक फेथ गेन किया उन्होंने। तो ऑब्वियसली वो आएंगे, एक मेजॉरिटी कंसेंसस उनके लिए आएगा। अच्छा, हमारे प्रधानमंत्री ने ये भी कहा कि बीजेपी 370 सीटें लाएगी, जिसको अधीर रंजन चौधरी ने ये भी जोड़ा कि 370 हटाए अभी, तो उसको लेके इनका आंकड़ा है 370 का। क्या लगता है कितना ये वाजिब हो सकता है? अब देखिए मैम, बहुत सारे पैरामीटर हो सकते हैं, मैं इतना स्ट्रांगली तो नहीं कह सकता हूँ, बट हाँ वो बहुत कंसेंसस उनके साथ फिर लौट के आएगा इस इलेक्शन के बाद। जैसा कि मैंने कहा, ऑपोजिशंस हमारे बिल्कुल ही नलीफाई मतलब नेग्लिजेंस में है, वो
मास का कोई भी ऐसा पार्ट को रिजॉल्व नहीं कर पा रहे हैं, स्ट्रॉन्ग लीडरशिप नहीं क्रिएट कर पा रहे हैं, एक इन्फ्लुएंस नहीं क्रिएट कर पा रहे हैं, तो यहाँ लैक ऑफ लीडरशिप है, जिसके कारण वोट जो है सारे शिफ्ट हो जाएंगे सिर्फ एक पार्टी के लिए। अच्छा, इंडी गठबंधन का जिस तरह से अभी आपको उसको कैसे देख रहे हैं, क्या लग रहा है, कुछ इसमें स्ट्रांग अभी दिख रहा है पिलर कोई भी? फिर से आप रिपीट करिए। इंडी गठबंधन का इंडिया अलायंस जो बना था उसका क्या लग रहा है, कुछ एक स्ट्रांग पिलर दिख रहा है अभी आपको? नो मैम, कोई स्ट्रॉन्ग पिलर्स तो मुझे नहीं दिखता है, क्योंकि बहुत कॉन्फ्लिक्टिंग नेचर है उनका, मतलब एग्जिस्टेंस में ही एक कॉन्फ्लिक्ट्स है, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है ना। सिर्फ मीडिया पे आके बोल देना कि ये हमारा अलायंस है पार्टियों के साथ, तो ये आपका कंसेंसस नहीं क्रिएट कर पाएगा, है ना। उसके लिए कोई स्ट्रॉन्ग ऐसी आपकी रीजनिंग डेवलप नहीं कर पा रहे लोगों के मन में, जिससे वो ऐसा लगे कि ये पार्टीज अगर आती हैं और बहुत ही मतलब ये कोऑपरेट होके एक साथ काम कर पाएंगे, तो ऑब्वियसली लोग वापस से वो एक स्टेबल गवर्नमेंट को चूज कर लेंगे। अच्छा, बिहार में भी जिस तरह से सियासत पलटा, अभी फ्लोर टेस्ट भी हुआ जिसमें जैसे तैसे एनडीए के हाथ में तो आ ही गया, नीतीश बाबू फिर से बने, लेकिन क्या लगता है वो एक कितना बड़ा एक रीजन हो जा सकता है 2024 में, उसका क्या असर हो सकता है? या अभी हाल ही में 2025 भी है, बिहार विधानसभा चुनाव भी है, तो ये जो है ये यहाँ से आप देख सकते हैं कि इंडिया अलायंस था, यहाँ पे उसका एग्जिस्टेंस का क्या नेचर रहा, है ना। वहाँ का जो प्रमुख नेता था, आप उनके फेस को अपने तरफ अपने इंटरेस्ट में या आ जाते हैं या ला पाते हैं, दोनों चीज़ें हैं। तो इससे आप देख सकते हैं तो लोगों पे इम्प्रेशन क्या होगा, अल्टीमेटली यही इम्प्रेशन है इस चीज़ का कि हमारे इंटरेस्ट जो है सिक्योर नहीं कर पाएंगे वो फ्यूचर में भी। तो अल्टीमेटली वही है कि वो इंडिया अलायंस जो है वो बहुत फॉल करेगा और लोगों के मन में कोई भी ऐसा कंसेंसस नहीं क्रिएट कर पाएंगे जिससे इन्फ्लुएंस हो वोट। सर, अभी जो बिहार में जिस तरह से बिहार की सियासत पलटते जा रही है उसको आप कैसे देख रहे हैं? अभी फ्लोर टेस्ट भी हुआ जिसमें एनडीए के हाथ में सीट तो आया, लेकिन तेजस्वी ने एक बार फिर से, तेजस्वी यादव ने कहा कि क्या आप मोदी इसकी गारंटी लेते हैं कि फिर से नीतीश बाबू नहीं पलटेंगे? इसकी गारंटी तो हम भी नहीं लेते, वो पलट जाएंगे अपना फायदा देख के। इंडी गठबंधन के जो भी लोग हैं, जितने भी पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, सारे के सारे बेनिफिट पे काम करते हैं। अगर उन्हें बेनिफिट दिखता है, उन्हें दिख रहा है कि लोकसभा चुनाव में बीजेपी आएगी तो उनके साथ हो गए। उन्हें जब तक ये लग रहा था कि इंडिया अलायंस से हम जीतेंगे, तब तक वो उनके साथ है। जहाँ लगा कि वो जाने वाले हैं, क्योंकि सदन में ही तेजस्वी यादव ने कहा कि अगर आपको मुझसे कुछ शिकायत थी तो मैं उप मुख्यमंत्री था, आप मुझसे कुछ कह देते, बता देते हैं, आपका मैं सम्मान करता हूँ, कभी आज तक कुछ बोला है? मतलब ये ऐसा कोई पर्सनल राइवलरी उनके विवाद नहीं है, मुझे लगता है बस बेनिफिट का हिसाब है कि भाई मैं सीएम रहूंगा, मुझे पावर चाहिए हमेशा। आपने प्रधानमंत्री नहीं बनाया, संयोजक नहीं बनाया इंडिया अलायंस का, सो मैं कुछ करता हूँ। बीजेपी जिस तरह से नीतीश बाबू को निकलते वक्त उन्होंने कहा कि हम कभी इनके साथ अलायंस फिर से नहीं बनाएंगे, फिर से उनका नीतीश बाबू को अपने पार्टी के साथ जोड़ना, क्या लगता है ये एक सही डिसीजन है? राजनीति में कोई दोस्त या दुश्मन नहीं होता है ना, सबका अपना पर्सनल प्रॉफिट होता है। अगर उनको उसमें प्रॉफिट दिख रहा है तो ठीक है, सब बढ़िया है, अगर नहीं दिखता तो फिर बात खत्म। उद्धव ठाकरे से नहीं दिखा, शिवसेना जो सबसे भाजपा की पुरानी अलायंस थी छूट गई ना एंड ऑफ द डे, फिर उसी को पार्टी को टूटा, फिर एकनाथ शिंदे की पार्टी आई यूबीटी बन के, सॉरी मेन शिवसेना यूबीटी, तो वो उनके साथ आ गई शिवसेना जो एकनाथ शिंदे वाली थी। इसमें किसके लिए फायदा, बीजेपी के लिए हो सकता है या जेडीयू का फायदा हो सकता है इसमें? दोनों का ही है, पावर में बीजेपी आएगी, जेडीयू को ऑटोमेटिकली फायदा होगा, क्योंकि बिहार में जीतना है ना, बिहार में 40 सीटें। फिर से लगता है कि नीतीश बाबू फायदा लेके फिर से पार्टी पलट ले? अभी तो नहीं पलटेंगे, कुछ समय इंतजार करेंगे, सही समय फिर पलट जाएंगे। विधानसभा चुनाव तक क्या पता, बिहार के असेंबली इलेक्शन 2025 अभी पास ही में है, तो क्या लगता है कि मतलब 25 तक पलटेंगे चुनाव से पहले? संभावित है पलट सकते हैं। नीतीश बाबू का हिसाब किताब, पुराना रिकॉर्ड तो यही कहता है उनको बस सीएम बने रहना, बात खत्म, चाहे वो जैसे बने। थैंक यू सो मच। किसान के मुद्दों को लेकर हालांकि लोगों का भी कहना है कि सरकार को कहीं ना कहीं उनकी बातें सुननी चाहिए, सही तरीके से बात करना चाहिए। किसान के लिए भी है कि उनका ये तरीका सही नहीं है, सरकार से बात करे, अपनी मांग रखे, अपनी चीज़ों को ठीक करे, लेकिन इस तरह से नहीं। धन्यवाद, देखते रहिए ओपिनियन भारत।